हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? हाउ आर यू ऑल? देखिए, आज की क्लास हम 11th स्टैंडर्ड का जो आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको समझने के लिए हम आज का एक स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सिलेबस। ये जो केमिस्ट्री है ये आपका जेई में और नीट में दोनों एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इट इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर बोथ ऑफ द एग्जामिनेशंस। तो आपका जो केमिस्ट्री है उसका जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो केमिस्ट्री है बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि क्या मिस्ट्री है ये कोई मिस्ट्री नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो हमको समझने के लिए बहुत आसानी होगी और हम इसको अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। तो केमिस्ट्री जो होता है ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देयर आर 3 ब्रांचेस और 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री, द सेकेंड पार्ट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द थर्ड पार्ट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिएगा बच्चों, हालांकि ये एक ही सब्जेक्ट है, दिस इज़ केमिस्ट्री विच इज़ हैविंग 3 डिफरेंट पार्ट्स, बट अगर हम ध्यान से समझेंगे, जब हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे तो हम समझते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री इन इटसेल्फ इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट दैन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज्ड रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत अलग है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक से बहुत अलग है। इन तीनों में को रिलेशन करके कुछ नहीं है। हालांकि सब केमिस्ट्री के ही पार्ट्स है, पर ये बहुत अलग अलग तरीके से इनको समझना पड़ेगा। इनकी जो स्टडीज़ होगी वो डिफरेंटली की जाती है। तो ऑब्वियसली हम पहले समझेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ा जाता है, फिर हम ऑर्गेनिक की बात करेंगे, फिर हम इनऑर्गेनिक की बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि ये जो फिजिकल केमिस्ट्री होता है इसमें बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स की बारे में बात की जाती है। बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, उसमें कौन कौन से एटम्स होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, ठीक है। तो जहाँ जैसे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का आता है मोल कंसेप्ट, कि वो कितने मोल्स ऑफ सब्सटेंसेस से बना है। जब भी एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्ट करने के लिए उसका कितना अमाउंट लगेगा, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ मोल्स और इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये सारी चीज़ों का कैलकुलेशन जो होता है, क्वांटिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इज डन इन फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पर न केवल मोल की बात होगी, यहाँ पर बहुत सारे फिजिकल पैरामीटर्स जैसे मास हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ऐसे एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स की यहाँ पर बात की जाती है। दिस इज़ नथिंग बट योर फिजिकल केमिस्ट्री। आपका जो फिजिकल केमिस्ट्री 11th स्टैंडर्ड का, इसका सबसे फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक concepts of chemistry, some basic concepts of chemistry. This is nothing but mole concept. इसको हम लोग मोल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करेंगे वो होगा मोल कंसेप्ट। इसमें क्या स्टडी करना है कि किसी भी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मोल। मोल इज अ यूनिट इन विच वी मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे अगर मैंने आपको बोला लेंथ को मेजर कीजिए, तो लेंथ को मेजर करने के लिए आप कौन से यूनिट का इस्तेमाल करेंगे? मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। सिमिलरली सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने का जो तरीका होता है वो होता है मोल। तो फर्स्ट चैप्टर में ही हम केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। आफ्टर स्टडिंग द मोल कॉन्सेप्ट वी विल मूव अहेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम एटम्स की बात करेंगे। एटम्स में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। खास करके इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे एटम के अंदर ओरिएंटेड होते हैं, कैसे उनका अरेंजमेंट है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने एक बेसिक लेवल पर 10th स्टैंडर्ड में कुछ चीज़ें पढ़ा होता है, जैसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद बोर्स मॉडल होता है, ये आपने 10th में पढ़ा होता है। वो सारी चीज़ें हम उसको कवर करेंगे, एक ब्रशअप कर लेंगे उसका, और 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और न्यू कॉन्सेप्ट्स भी स्टडी करेंगे। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्वांटम नंबर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को डिटेल में स्टडी करेंगे, ऑर्बिट ऑर्बिटल्स का डिस्कशन होगा, ऐसे बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पर होंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव अहेड टू स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सब लोग तो जानते ही है कि मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो ये जो मैटर होता है ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। विच आर दो स्टेट? एवरी वन ऑफ अस नोज, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर 11th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में हम मेनली 2 स्टेट्स की बात करेंगे।
यहाँ पर हम मेनली दो स्टेट्स की बात करेंगे, एक होगा लिक्विड स्टेट, और दूसरा होगा गैसियस स्टेट। सबसे मेन डिस्कशन गैसियस स्टेट पे होगा। वी आर फोकसिंग हियर मेनली ऑन द गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में बहुत कम डिस्कशन होगा। ज़्यादातर लिक्विड स्टेट के बारे में हम लोग फिजिक्स में स्टडी करते हैं, फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ पर फिजिक्स में लिक्विड्स के बारे में बात होती है। गैसेस की बात हम केमिस्ट्री में करेंगे ऑब्वियसली। और एक स्टेट है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को अलग से एक चैप्टर में हम स्टडी करेंगे, जो सॉलिड स्टेट ही नाम से चैप्टर है, विच इज़ द चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। सो ऑल दो स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पर लिखा जा रहा है, पर हम मेनली यहाँ पर गैसेस की ही बात करेंगे। मोर और लेस विल बी टॉकिंग अबाउट गैसेस। थोड़ा सा डिस्कशन हम लिक्विड स्टेट के बारे में कर सकते हैं, उसका भी डिटेल्स हम फिजिक्स में ही ज़्यादातर पढ़ने वाले हैं। और जो सॉलिड स्टेट होगा वो हमारे 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का सिलेबस है, उसका पार्ट है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 3 चैप्टर्स वी विल मूव अहेड टू रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है? रेडॉक्स रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है। Those reactions in which oxidation and reduction take place simultaneously are called redox reactions. तो redox reactions क्या होती है, उनको अंडरस्टैंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड करना होता है। फिर जो redox reactions है उनको बैलेंसिंग करनी पड़ती है, उसमें n फैक्टर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, n फैक्टर की यहाँ पर बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे टर्म्स, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं यहाँ पर। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। उसके बाद हम केमिकल और आयन की इक्विलिब्रियम में जाएंगे। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो इक्विलिब्रियम करके आपको चैप्टर दिया है। हालांकि इक्विलिब्रियम इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट चैप्टर्स, 2 अलग अलग चैप्टर्स है। जेई और नीट की अगर बात करें तो इंडिविजुअली केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, आयनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है। तो दे आर 2 डिफरेंट चैप्टर्स विच आर स्टडीड अंडर वन सिंगल नेम, दैट इज इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम समझते हैं, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम मतलब 2 चीज़ों का बैलेंस होना, 2 चीज़ों का बैलेंस होना। और वो 2 चीज़ें कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे को अपोजिंग होनी चाहिए, एक दूसरे को अपोजिंग चीज़ होनी चाहिए। उन दोनों का जब बैलेंस होता है तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रियम। दिस इज अ बेसिक टर्म एंड इट कैन बी यूज्ड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। व्हेन दैट इक्विलिब्रियम इज अप्लाइड टू केमिकल रिएक्शंस, when that equilibrium is applied to chemical reaction, it becomes chemical equilibrium. Now what is chemical equilibrium? Chemical equilibrium chemistry में chemical equations में equilibrium का क्या मतलब होगा? तो देखिए, आज तक आपने 10th स्टैंडर्ड की लेवल पर जितना भी पढ़ा होता है रिएक्शंस के बारे में, आपने पढ़ा होता है रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते ही है, पर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इन रिएक्शंस को बोला जाता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। दीज आर रिवर्सिबल रिएक्शन। व्हाट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन? ऐसी रिएक्शन जो आगे भी जाए मतलब फॉरवर्ड, और पीछे भी आए मतलब बैकवर्ड, दोनों डायरेक्शंस में रिएक्शन मूव करेगा। और जब इन 2 फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में बैलेंस क्रिएट होगा उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम जब हम केमिकल इक्वेशंस में अप्लाई करेंगे, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। सेम इक्विलिब्रियम को आयंस पे अप्लाई करेंगे, कटायंस, अनायंस, तो उसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ हीट। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मूविंग हीट, जो हीट मोशन में होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसको बोला जाता है थर्मोडायनेमिक्स। हालांकि थर्मोडायनेमिक्स में केवल हीट की बात नहीं होगी, इसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों की बात होगी। अगर थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक सिंपल शब्द में बोलना चाहूँ तो आई कैन से दैट थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट अकाउंटिंग। अब बोलेगा अकाउंटिंग, ये तो साइंस की बात हो रही है, इधर बीच में अकाउंटिंग कैसे आ गया? यस स्टूडेंट्स, इट इज़ अकाउंटिंग, बट अकाउंटिंग ऑफ नॉट मनी। यहाँ पर मनी की अकाउंटिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी अकाउंटिंग हो रही है? एनर्जी की अकाउंटिंग हो रही है। एनर्जी की अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या मतलब है? बुक कीपिंग। जैसे हम लोग है ना, बहुत सारे आपके पेरेंट्स देखे होंगे या फिर बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि उनके जो महीने के एक्सपेंसेस होते हैं, खर्चे होते हैं, वो एक जगह पर लिख के रखते हैं। ठीक है, इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, कुछ सेविंग कर पाए कि नहीं, इसको क्या बोला जाता है? बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग। तो जैसे हम लोग मनी की अकाउंटिंग करते हैं, वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स में किसकी अकाउंटिंग की जाएगी? एनर्जी की अकाउंटिंग की जाएगी। एंड व्हेन दैट थर्मोडायनेमिक्स इज अप्लाइड ऑन केमिस्ट्री, बाय दैट आई मीन केमिकल रिएक्शंस, तो उसको बोला जाएगा थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है,
थर्मोकेमिस्ट्री या फिर थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो हमको ये बताने के लिए या फिर एक्सप्लेन करने के लिए मदद करता है कि कोई भी रिएक्शन, मैंने लिख दिया कोई एक रिएक्शन हो रही है, मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैंने उनको बोला रिएक्ट करो, तो क्या वो सच में रिएक्ट करेंगे या फिर वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा बहुत बार होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है किसी भी दो चीज़ को एक साथ लेके आओ रिएक्ट करेगा। नो, इट इज़ नॉट दैट ऑलवेज दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। कई बार रिएक्ट करते हैं, कई बार रिएक्ट करेंगे भी नहीं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रही कि नहीं? विदाउट परफॉर्मिंग द रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री वी कैन प्रेडिक्ट, हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन होगी भी या नहीं। दिस इज़ व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक ओवरऑल ग्लिम्स देखते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या करने वाले हैं। हम पहले मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर हम स्पेसिफिकली गैसियस स्टेट की बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल मूव हेड टू रेडॉक्स रिएक्शंस, देन केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम एंड फाइनली थर्मोडायनेमिक्स। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स योर फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की तरफ। अब ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? What is this organic chemistry? So it is the branch of chemistry which is specifically designed and developed to study about organic compounds. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? तो शुरुआत में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी तो ऐसा माना जाता था कि जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से आता है, देखिए नाम भी वही से आ रहा है, जो भी कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से आता है उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को कहाँ पे करेंगे, कौन से ब्रांच में करेंगे, उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट होती गई, जैसे और रिसर्च होती गई, ऐसा पता चला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिज्म से आए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आए। आप उनको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। नेचर में भी कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके मदद से भी आप लैब में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद में पता चला कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑर्गेनिज्म से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे। पर डेफिनेशन तो हमको मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है उसके बाद भी हम करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वह सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा जो चैप्टर है वो हाइड्रोकार्बन है। बस खत्म, दैट्स ऑल। दिस इज ओनली द पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बस दो ही चैप्टर। नो स्टूडेंट्स, लग रहा है कि दो चैप्टर्स है, लग रहा है कि दो चैप्टर्स है, पर ये इन चैप्टर्स में ही खास करके ये जो फर्स्ट चैप्टर है, दिस इज नथिंग बट द एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक चैप्टर में ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छुपा के रखा है। अगर यही चैप्टर ठीक से नहीं करोगे तो आपका पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा। लेट मी टेल यू कि इस चैप्टर में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर कंप्राइजिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहाँ पर हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम मेनली तीन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो उसमें से फर्स्ट चीज़ है वो है आइसोमेरिज्म। वो है आइसोमेरिज्म। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, खास करके कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्वियसली कार्बन के ही कंपाउंड्स होंगे, तो वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी, है ना, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू शो आइसोमेरिज्म। तो वी विल स्टडी अबाउट आइसोमेरिज्म ओवर हियर। उसके बाद हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या होता है, उसकी भी बात करेंगे। नॉमेनक्लेचर में भी बहुत सारे सिस्टम्स है। एक IUPAC सिस्टम है जो स्टैंडर्ड सिस्टम है, उसके अलावा कॉमन नेम्स भी होते हैं, उन सिस्टम्स की हम बात करेंगे। और फाइनली हम यहाँ पर GOC की बात करेंगे। व्हाट इज GOC? GOC इज नथिंग बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC इज नथिंग बट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन इटसेल्फ इज वेरी ह्यूज, वेरी बिग टॉपिक। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। इनको हम स्टेप बाय स्टेप करते करते डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। अगर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कुछ इफेक्ट्स लगते हैं, जैसे रेजोनेंस इफेक्ट होता है, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट होता है। इन इफेक्ट्स की बात हम करेंगे। उसके बाद में हम GOC में ही, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही, हम
इंटरमीडिएट्स की बात करते हैं। जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनता, बीच में कुछ सब्सटेंसेस बनते हैं, उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। यहाँ पर इंटरमीडिएट्स की बात होगी, उनकी स्टेबिलिटीज़ की बात होगी, फिर एसिड बेसिस की भी बात होगी, एसिड बेस के स्ट्रेंथ्स की बात होगी, ठीक है, और फाइनली यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म की बात होगी। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? रिएक्शन मैकेनिज्म इज नथिंग बट हाउ अ पर्टिकुलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, उसके प्रोसेस क्या है, उसका स्टेप्स क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो होके किसी भी रिएक्शन का रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेट मी रिपीट फॉर ऑल ऑफ यू कि these three parts are studied under this particular chapter, and this particular chapter is nothing but the foundational, the basic and most fundamental chapter of organic chemistry. अगर आपने इस चैप्टर को ध्यान से समझा, ध्यान से अंडरस्टैंड किया, कॉन्सेप्चुअली लर्न किया, तो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसके आगे सिर्फ एप्लीकेशन है। पर अगर आपने ये चैप्टर को अच्छे से नहीं कवर किया तो फिर आगे आप कितना भी मेहनत कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ नथिंग बट द बेसिक ऑफ योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद में जो एप्लीकेशन है, मैंने अभी कहा कि इसके बाद में सिर्फ एप्लीकेशन है, तो एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है 11th स्टैंडर्ड में, जो है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। बाकी बचे हुए एप्लीकेशंस आपको 12th में करवाए जाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स 3 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। आपने 10th में भी सुना होगा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज नथिंग बट योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 ही चैप्टर्स बोल सकते हैं आप 11th स्टैंडर्ड में, पर ये 2 चैप्टर्स इतने वास्ट है, इतने बड़े हैं कि ये ऑलमोस्ट 4-5 चैप्टर्स के बराबर है। खास करके जो फर्स्ट वाला पार्ट था, दिस इज नथिंग बट 3 चैप्टर्स इन इटसेल्फ। ये 3 चैप्टर्स है, एक दूसरे में ये 3 चैप्टर्स है। और ये जो आगे लिखा गया है, अल्केन्स इज ऑल्सो वेरी बिग टॉपिक। अल्केन्स को एक पार्ट बोल सकते हैं, अल्किन अल्काइंस को एक साथ क्लब कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 5 चैप्टर्स तो यहाँ पे भी बन जाते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम हाइड्रोकार्बन्स, मतलब कार्बन की केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट्स है, टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118 में से केवल कार्बन को स्टडी करने के लिए ऑर्गेनिक बना है। क्यों बना है? क्योंकि उसकी बहुत सारी यूनिक प्रॉपर्टी है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को स्टडी किया। बाकी बचे कंपाउंड्स को कहाँ स्टडी करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक एंड फंडामेंटल जो चैप्टर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। द मोस्ट बेसिक एंड फंडामेंटल चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग हम डायरेक्टली कवर नहीं कर सकते, हमको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा। तो ये कवर करने से पहले हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ऑब्वियसली पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो पीरियोडिक टेबल है वो आपने 10th में पढ़ा होता है, पर एक हायर लेवल पर और डेप्थ में हम यहाँ पर कवर करेंगे कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, इन सब के क्या ट्रेंड्स है उसकी बात होगी। आते हैं केमिकल बॉन्डिंग पे। केमिकल बॉन्डिंग इज नथिंग बट द हार्ट ऑफ केमिस्ट्री। It is nothing but the heart of chemistry. Without properly understanding chemical bonding, you cannot study organic chemistry. You cannot study inorganic chemistry. हाँ बच्चों, आपने सही सुना। मैंने ना केवल इनऑर्गेनिक बोला, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला है, और उल्टा मैंने पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला। बगैर केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। खास करके जीओसी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर, केमिकल बॉन्डिंग के बगैर नहीं पढ़ा जा सकता। अभी यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये कोई सीक्वेंस नहीं, ये सीक्वेंस में कवर करना है, ठीक है। सीक्वेंस जो होगा वो अलग से होगा, वो आपको अलग से एक दूसरे वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ पर बस मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि आपके फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक का सिलेबस है। सीक्वेंस क्या होगी, कैसे हम कवर करेंगे, वो आपको बाद में बताया जाएगा। और यहाँ पर मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ेंगे कि जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड क्यों बनता है ना, क्यों कंपाउंड्स बन रहे हैं, और अगर बन रहे हैं तो कंपाउंड बनने के क्या अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसकी बात हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग केमिकल बॉन्डिंग एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, अब उसका एप्लीकेशन है। ये सब क्या है, उसका एप्लीकेशन है। हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक की बात करते हैं। पी ब्लॉक में हम पूरे पी ब्लॉक की बात यहाँ पर नहीं करते, हम केवल ग्रुप 13 और ग्रुप 14 की यहाँ पर बात करेंगे।
ठीक है। अगर हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जाएंगे, एनसीईआरटी ने अपने आपको अपने जो सिलेबस को है वो मॉडिफाई किया है, टेक्स्ट बुक्स थोड़े से चेंज हुए हैं, तो जो चेंज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्रुप 15 को भी स्टडी करेंगे। ग्रुप 13, 14, 15 आर द पार्ट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, द रिमेनिंग ग्रुप 16, 17, 18 आर द पार्ट ऑफ 12th स्टैंडर्ड। तो पी ब्लॉक आपको 11 में भी दिखेगा, 12th में भी दिखेगा। तो 12th में 3 पार्ट्स होते हैं और 11th में उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं, तो उनकी यहाँ पर स्टडी की जाती है। दिस इज हाउ द केमिस्ट्री सिलेबस इज डिजाइन फॉर 11th स्टैंडर्ड। ठीक है। अगर मैं आपको सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहूँ, शॉर्ट में अगर मैं सीक्वेंस की अगर बात करूँ, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी बैच के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, पर्टिकुलरली IUPAC नोमेनक्लेचर। जैसे ही नोमेनक्लेचर खत्म होगा, हमको वापस फिजिकल केमिस्ट्री के मोल कॉन्सेप्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को कवर करना है। Until and unless we cover the chemical bonding, let me repeat you, chemical bonding, most important chapter, तब तक हमने एक्चुअल केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट ही नहीं किया होता है। हम बस ऊपर की कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट को पढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, आप अकेले मोल कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको पढ़ेंगे, फिर जाके हम ऑर्गेनिक का GOC को अच्छे से कवर कर पाएंगे। So that's all for today's class. So bye everyone. Enjoy studying, keep studying, stay home and stay safe.